राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आई होप कि आप सभी लोग बेटा स्वस्थ होंगे और आप सभी स्टूडेंट्स की जो प्रतिदिन की एजुकेशन या स्टडी है वो अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, पढ़ाई का एक अनुकूल वातावरण होता है इस टाइम पे और पढ़ने का भी एक अच्छा समय होता है। आराम से रजाई में अपना स्टडी करते रहिए आप। प्रतिदिन की तरह आज फिर से बेटा हम आपके लिए फिजिक्स सेक्शन का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि इससे पहले आपका जो टॉपिक था वो था आपका अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, और आज का बेटा आपका टॉपिक क्या है? उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, ये आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का डायग्राम है। इसको बेटा सबसे पहले आप रफली समझ लीजिए, उसके बाद हम वहां पर आएंगे। ठीक है, ये आपको मालूम है, ये आपका क्या हो गया? उत्तल गोलीय पृष्ठ हो गया। इधर जो माध्यम होता है वो सघन है, क्यों? कांच है। इधर आपका बेटा क्या होता है? विरल माध्यम। इधर विरल माध्यम होता है। ये बेटा क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। ये क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। डिफरेंस क्या होता है अवतल और उत्तल में? अवतल जो आपका पृष्ठ होता है उसमें जितनी भी दूरियां होती हैं वो दर्पण के परावर्तक तल के सामने ली जाती हैं, लेकिन यहां पर बेटा थोड़ा उल्टा होता है कि जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा दर्पण के अपोजिट होती है, बाकी दूरियां क्या होती है? दर्पण के सामने ली जाती हैं। ठीक है, देखिए ये बेटा इसका क्या है? वक्रता केंद्र सी है, और इस वक्रता केंद्र से क्या करते हैं? एक पृष्ठ पर अभिलंब लेते हैं। क्या लेते हैं? अभिलंब। ये बेटा क्या ले लिया? अभिलंब ले लिया। ठीक है, यहां पर बेटा एक आपकी वस्तु ओ रखी हुई है। यहां पर एक वस्तु क्या रखी है आपकी? ओ। अब इस ओ वस्तु से क्या होगा? एक प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराएगी, दर्पण पर जाएगी, और आपको मालूम है जब कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पे जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो वो अपने अभिलंब से क्या होती है? झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है बेटा? झुक जाती है। इसको जाना तो सीधे चाहिए, लेकिन ये क्या होती है? अपने अभिलंब की, ये अभिलंब है, ये अपने अभिलंब की ओर झुक गई। और आपको मालूम है कि अपवर्तन का ये रूल होता है कि जिधर को प्रकाश की किरण झुकती है उसी तरफ बेटा क्या बनता है? अपवर्तन कोण आर बनता है। इधर क्या बनता है? आपका अपवर्तन कोण आर बनता है। जिधर से प्रकाश की किरण आती है उधर बेटा आपका कोण क्या बनता है? आपतन कोण आई बनता है। उधर आपका कोण क्या बनता है? आई बनता है। अब यहां से इसी झुके हुए प्रकाश किरण को क्या करते हैं? डॉटेड करके पीछे के लिए खींच लाते हैं। इसको बेटा क्या करते हैं? पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, और जहां पर ये बिंदु आई पर मिलती है यहीं पर इसका क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब आपको मालूम है कि ये प्रतिबिंब प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं है। यहां पर बेटा आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आपका अल्फा कोण होता है, ये आपका बीटा हो गया, और ये बेटा क्या हो गया? आपका अल्फा, ये सॉरी ये आपका गामा कोण हुआ, ये आपका अल्फा कोण हो गया, और ये क्या हो गया? आपका बीटा कोण हो गया। ठीक, अब आपको मालूम है कि ये आपका जो है ये पूरा कोण बेटा आपतन कोण हो गया आई, लेकिन इसका जो शीर्षाभिमुख कोण है, देखिए जरा, एक ये किरण गई और एक कौन सी गई? ये देखिए, इसका जो शीर्षाभिमुख कोण है वो यही तो है, यानी कि ये कोण इतना कौन सा हो गया? आर हो गया। ये इतना कोण कौन सा हो गया? आर, क्योंकि यही तो है। देखिए बेटा, ये जब ये आर हो गया तो इधर वाला भी शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा? आर होगा। यानी जब ये वाला कोण आर हो गया इतना, तो ये इतना कोण भी क्या होगा? आर, और टोटल ये जो कोण है वो क्या है? आपका आई है। इसको आपने ए नाम दे दिया, इसको यहां से इस पर एक लंब ले लेते हैं, इसको नाम क्या दे दिया आपने? बी, सॉरी एम नाम दे दिया। अभी ये एम इस पर बेटा क्या है? लंब है। ये इसका ध्रुव क्या है? पी। अब जब इसको इसका द्वारक और बढ़ा देंगे, त्रिज्या जब आप इसकी बढ़ा देंगे तो एक कंडीशन क्या आएगी? ये भी इसमें मिल जाएगा, सेम हो जाएगा आपका, पी और एम बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर बेटा देखिए,
यहां पर जो बहिष्ठ कोण का काम करता है कि अवतल पृष्ठ में जो बहिष्ठ कोण का काम किया था वो गामा ने किया था। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो बहिष्ठ कोण का काम करेगा वो कौन करेगा, आई और आर, क्योंकि बाहर वाले कोण यही तो बन रहे हैं, ये तो बेटा अंदर बन रहे हैं, लेकिन बाहर कोण कौन से बन रहे हैं, आई और आर बन रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट को बेटा कंफ्यूजन हो वो यहां पर पूछ लेना, क्योंकि ये तो बेटा एक अभिलंब लिया जाता है, उस बिंदु से एक प्रकाश की किरण जाती है, अभिलंब से टकराकर अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुकी हुई प्रकाश किरण को ही वापस ले आते हैं, और ये जिस बिंदु आई पर मिलती है वहीं पर क्या होता है, इसका एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, और वहां पे कोण क्या बनता है, बीटा कोण बनता है। वस्तु का जो कोण होता है वो यहाँ पर अल्फा होता है, जबकि वक्रता केंद्र के साथ जो कोण बनता है वो क्या होता है आपका गामा। ये टोटल कोण आपका आई होता है, जबकि ये जो कोण आपका ये दूरी और ये दूरी, देखिए जब ये ये आपका कोण आर हुआ तो ये आपका कोण क्या हुआ, आर शीर्षाभिमुख कोण से हुए, ठीक है। अब देखिए, अब बेटा क्या करना है आपको, आपको मालूम है यहां पर आपके दो आपके त्रिभुज बन रहे हैं, एक आपका त्रिभुज बनता है ओ ए और सी, दूसरा आपका बनता है आई ए और सी, ठीक है। यहां पर एक सबसे बड़ी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि इधर जो आपकी वस्तु है ये आपकी यू है, ये प्रतिबिंब की दूरी है जो बी है, ये आपकी वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या है, ये क्या है, आर है। अब देखिए यहाँ पे बेटा चिन्ह का डिफरेंस होता है, आपने जब अवतल पृष्ठ पढ़ा था ये वाला, तो इसमें जितनी भी दूरियां थी वो आपके पृष्ठ के अपवर्तक तल के सामने ओर थी, यानी मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं, ये थी। इसमें आपकी प्रकाश की किरण आपकी इधर को जाती है, जबकि दूरियां बेटा किधर जाती हैं, इधर, ये आपकी फोकस दूरी होती है, ये वस्तु दूरी होती है, इधर प्रतिबिंब आपका होता है, दूरियां इधर को जाती हैं, जबकि प्रकाश की किरण इधर जाती है, इसलिए दूरियां कैसी ली जाती है, सारी ऋणात्मक। लेकिन जो उत्तल पृष्ठ है यहां पर बेटा क्या होता है, देखो उत्तल पृष्ठ में आप देखिए क्या होता है कि उत्तल पृष्ठ में आपका देखो ये इधर आपका पृष्ठ है, पृष्ठ की जो सामने का जो भाग है ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो वक्रता त्रिज्या आर होती, केवल यही इसमें धनात्मक ली जाती है, बाकी दूरियां जो है वो कैसी हैं, ऋणात्मक ली जाती हैं, क्योंकि जो आपतित प्रकाश की किरण है वो इस दिशा में जा रही है, जबकि दूरियां आपकी किधर जा रही हैं, इधर, वस्तु दूरी हो गई है, प्रतिबिंब दूरियां इधर को जा रही हैं, प्रतिबिंब और आपकी आपतित प्रकाश की किरण इधर को जा रही है, दोनों एक दूसरे कैसी हैं, विपरीत हैं। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो यहाँ पे बेटा इनको क्या लिया जाएगा, ऋण चिन्ह के साथ। जबकि आपतित प्रकाश का जब इधर जा रही है तो वक्रता त्रिज्या इधर कोई ली गई है, तो ये कैसी होगी, इसमें धनात्मक होगी, ठीक है। अब बेटा आपने उस डायग्राम पे आते हैं, ये आपको रफली बता दिया है, ठीक है। सेम बेटा वही कंडीशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वक्रता त्रिज्या में, बाकी आपका टोटल प्रोसेस आपकी वही है, इसमें कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है। ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई, ये आपका उत्तल पृष्ठ हो गया, ये वक्रता केंद्र, इससे इधर पृष्ठ पर एक क्या करते हैं, अभिलंब लेते हैं, यहां से एक वस्तु आप ओ है, ओ से एक प्रकाश की किरण पृष्ठ पर टकराती है, और टकराने के पश्चात अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब अभिलंब की ओर झुकती है वहां पर अपवर्तन कोण आर बनता है, जबकि उसके अपोजिट जिधर से प्रकाश किरण आपतित होती है जाती है उधर क्या बनता है, आपतन कोण आई। अपवर्तन कोण आर का शीर्षाभिमुख कोण बेटा ये है, शीर्षाभिमुख कोण ये है, इसका शीर्षाभिमुख कोण इधर है, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण इधर है, तो ये कोण इतना इतना कोण कौन सा बनेगा, आर बनेगा, ठीक है। ये आपका गामा है, ये अल्फा, ये कोण क्या बनता है, बीटा। यहाँ पर जो शीर्षाभिमुख कोण है वो आपके आर और आई है। तो सबसे पहले बेटा ये आपका विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम होगा, इसको N1 और इसको N2। दर्पण का ध्रुव ये P हो गया, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U हो गई, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी आपकी बेटा B हो गई, जबकि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हो गई, R हो गई, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब बेटा देखिए इसको भी आप चाहे नाम दे सकते हैं Z और Z डैश। तो सबसे पहले बेटा जो हम देखेंगे वो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप त्रिभुज देखिए, ये आपका बन रहा है त्रिभुज O A और C, देखो
ये आपका त्रिभुज बन रहा, ये ओ ए और सी। सी आपका बेटा क्या है, गामा है। ओ आपका क्या है, अल्फा है। देखिए ओ अल्फा, सी गामा है, ठीक है। और बेटा आप देखिए ये आपका ए हो गया। अब देखिए इसका जो बहिष्ठ कोण है वो कौन सा है, आई है। देखिए ये यही तो है आई। देखिए ये है त्रिभुज आपका ओ ए सी, और इसका बहिष्ठ कोण यही तो गया, ये पूरा, यही पूरा आपका आई। आपको मालूम है कि बहिष्ठ कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ओ ए और सी में, ओ ए सी में आई आपका क्या है, बहिष्ठ कोण। कोण त्रिभुज ओ ए सी में आई बहिष्ठ कोण है। आई आपका क्या है, बहिष्ठ कोण है। तब आई इजकल टू बेटा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस गामा। आई इजकल टू क्या हो जाएगा आपका बेटा, अल्फा प्लस गामा। ये आपका क्या हो गया, समीकरण एक। ठीक, आई अल्फा प्लस गामा, यानी कि जो बहिष्ठ कोण होता है वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। बहिष्ठ कोण आई है, दो अंतः कोण अल्फा गामा है, इनका योग है और उसके कैसा होता है, बराबर होता है। दूसरा बेटा त्रिभुज देखिए आप, आई ए सी, आई ए और सी। सी बेटा आपका गामा है, आई आपका क्या है, बीटा है। और बेटा इसका जो इस वाले का देखिए ये है, यहां पर देखिए ये लंब है, यही तो लंब है। ये देखिए ये अविलंब है, सी वाला पूरा। देखिए ये अविलंब है, और आपने ये आपको ये दिख रहा होगा अविलंब से, और जो सी वाला जो ये आई वाला जो है इस पर जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है, आर। देखिए ये आर है, क्योंकि ये भी इसका क्या है, डॉटेड है। देखिए अब आपको अच्छे समझ में ये भी डॉटेड, ये भी डॉटेड है। ठीक, अविलंब गया, डॉटेड से डॉटेड वाला जो कोण है, डॉटेड से डॉटेड वाला कोण है वो क्या है, आर है। अब आपको याद रहेगा ये आपका क्या है, बहिष्ठ कोण है, और बहिष्ठ कोण दो अल्फा कोणों के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अब बेटा देखिए त्रिभुज आई ए और सी में, त्रिभुज आई ए सी में आर आपका क्या है, बहिष्ठ कोण है। तब आर इजकल टू बेटा हो जाएगा आपका क्या, बीटा प्लस गामा। समीकरण क्या हो गया, दो हो गया आपका। समीकरण क्या हो गया, दो। ठीक, ये आपकी प्रोसेस थी आपकी त्रिभुज वाली। उसके बाद अब आपको मालूम है अब यहां पर क्या लगेगा आपका, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम बेटा आपका क्या है, साइन आई अपान साइन आर इजकल टू एन। क्योंकि साइन आई और साइन आर का मान बहुत ज्यादा छोटा है, इसको आप लिख सकते हैं चूंकि साइन आई बा साइन आर के मान
बहुत कम है, तब हम क्या करेंगे, साइन आई की जगह पे, साइन आई की जगह पे बेटा आई लेंगे और साइन आर की जगह पे क्या लेंगे हम, आर। ठीक बेटा, ध्यान से देखना, यदि आपको कोई भी पॉइंट मिस हो या समझ में ना आ रहा हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप लिख सकते हैं, और हमारी तरफ से बेटा पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्याओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पहले तो बेटा कोई ऐसी समस्या रहती नहीं है, क्योंकि चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस हो या हमारा ऑफलाइन क्लासेस हो, दोनों में हमारा यही कंडीशन रहती है कि हम अपना आपको 100% दें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आपको समझाने की, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में भी हमारा यही उसूल रहता है, अपना एक अलग अंदाज, एक उसूल है कि बच्चे को आप जब 80% वहीं पर समझा देंगे, याद करा देंगे, कि पॉइंट उसको बता देंगे, तो उसको घर पे समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि चाहे 12th हो या 10th हो, लगभग 5-5 6-6 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ने होते हैं। तो ये कोशिश रहती है कि 1 या 2 घंटे में उनको जितना भी पढ़ाया जाए वो वहीं पर याद करा दिया जाए, जिससे उनको कोई समस्या ना हो घर पे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप इसको समझाएंगे नहीं एक एक पॉइंट, तो बाद में कोई भी बच्चा इसको समझ ले, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बेटा पूरा कोशिश रहती है कि एक एक पॉइंट आप समझते रहिए, जो ना समझ में आए वो पूछ लेना, डाउट आपका जो भी होगा वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो यही कोशिश रहती है कि आपका कोई भी डाउट ना रहे। अब यहां पर बेटा क्या करेंगे कि जो आपका साइन आई अपान साइन आर है, इसमें आप क्या करेंगे, साइन छोटे हैं तो कम होने के कारण साइन आई की जगह पे आई लेंगे और साइन आर की जगह आर। अब यहाँ पर साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, आई अपान आर इजकल टू एन, यानी कि साइन हट जाएगा, आई अपान आर बचेगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे इसका, आई इजकल टू क्या हो जाएगा, एन आर। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 3। अब समीकरण 1 में आपको आई का मान दिख रहा होगा, अल्फा प्लस गामा। समीकरण 2 में आपको आर का मान दिख रहा होगा, बीटा प्लस गामा। अब यही समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहां से आई का मान, यहां से आर का मान उठाएंगे और समीकरण 3 में रख देंगे। आई की जगह पे आई का मान और आर की जगह पे आर का मान रख देंगे। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हैं, समीकरण 1/2 से मान समीकरण 3 में, यानी समीकरण 1/2 से आई और आर के मान समीकरण 3 में हम रख देंगे। तो आई की जगह बेटा क्या रखेंगे आप, अल्फा प्लस गामा इजिकल टू एन, बी आर, आपका एन तो बाहर रहेगा, आर का मान बेटा आपका क्या है, बीटा प्लस गामा। आर का मान क्या है आपका, बीटा प्लस गामा। अब अल्फा बीटा और गामा के मान बेटा कहां से निकाल लें, आपको वहां से निकाल लें। ठीक है, डायग्राम से। तो सबसे पहले इसको आप इक्वेशन रख दीजिए 4 इसको। ठीक है, समीकरण 4 डाल दिया। अब यहां पे आ जाइए आप। अब देखिए यहां पर क्या होगा, आपको कल भी जैसे बताया था सेम वही कंडीशन यहां पर भी है। चाहे आप कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा दो, या आप चाहें तो डायरेक्ट टेन अल्फा यानी टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या टेन थीटा ले लो आप, या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, जैसा आपको बेटा अच्छा लगे आप वैसा इसको निकाल लेना। ठीक, तो देखिए हम बेटा क्या लगाएंगे, एक सूत्र आपका आप बताया है, क्या है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या है बेटा, चाप बटे त्रिज्या। यानी कि पहले आप अल्फा कोण, बीटा कोण और गामा कोण निकालना हमको। ठीक है, तो कोण आपका पहले क्या है बेटा,
आप चाहे अल्फा निकाल ली, बीटा गामा, तो एक सीरियल से निकालते हैं हम। अल्फा कोड जब आप निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू, कोड आपका अल्फा हो गया, चाप, अब इतना आप याद रखना, चाहे अवतल हो या उत्तल पृष्ठ हो, दोनों में जो चाप होता है वो हर कोण के लिए अल्फा हो चाहे बीटा हो या आपका गामा हो बेटा, सभी के लिए जो चाप होता है वो एक समान होता है, ए एम और ए एम। लेकिन त्रिज्या बस चेंज होती रहती है। क्या होती है बेटा? त्रिज्या। अब अल्फा बराबर आपका क्या हो जाएगा? देखिए बेटा, अल्फा इज इक्वल टू, चाप आपका क्या है? ए एम। त्रिज्या बेटा आपकी क्या हो जाएगी? जब अल्फा कोण लेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी? पी ओ हो जाएगी। त्रिज्या बेटा क्या हो जाएगी आपकी? पी ओ इजिकल टू, ए एम आपका बेटा कितना है? एच है। ठीक, आप इसको चाहे लें या ना लें, इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, एक ही बात होती है कुछ भी हो। देखो डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको ऐसे देख लो, नॉर्मल में आपका ये एम ही रहेगा, ए एम। पी ओ आपका क्या है? यू है। ये क्या है? यू है। ठीक है, अल्फा का मान आ गया आपका। बीटा जब आप निकालेंगे, चाप बेटा आपका यही रहेगा, ए एम। चाप क्या रहेगा आपका? ए एम। त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी? पी आई। यानी कि बीटा तक की त्रिज्या ध्रुव से और प्रतिबिंब तक की त्रिज्या क्या है? पी आई है। पी आई इज इक्वल टू, चाप आपका यही रहेगा, ए एम, पर आपका जो त्रिज्या है वो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी? पी और आई तक की दूरी क्या है? बी। क्या हो जाएगी? बी। माइनस में होंगी दोनों। ठीक, अब रह गया आपका कौन सा? गामा। गामा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? चाप तो आपका यही रहेगा क्या बेटा? ए एम अपान, त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी? पीसी। ए एम आप ऐसा ही रहने देना, अब पी और सी आपका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहां से आपने क्या किया? सारे कोड निकाल लिए। अब जब सारे कोड आपके निकल आए तो अल्फा भी निकाल लिया, बीटा भी निकाल लिया और गामा भी निकाल लिया। अल्फा ये आपका रहा, चाप बटे त्रिज्या, चाप ए एम, त्रिज्या पी ओ। बीटा के लिए चाप वही ए एम रहेगा, त्रिज्या आपकी पी आई हो जाएगी। गामा बेटा जब निकालेंगे तो गामा के लिए भी चाप आपका यही रहेगा, त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी? पी सी हो जाएगी। यहां पर हमने ए एम ही रखा, ए एम। ठीक है, यहाँ पी ओ है, इसको चेंज नहीं किया क्योंकि जब इसको आप मिला देंगे तो ए एम क्या हो जाएगी आपकी? सेम हो जाएगी, इसलिए सेम होने के कारण अभी यहाँ पे भी ये कट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो आपने अल्फा बीटा और गामा के मान निकाले हैं इनको कहाँ रख दोगे? समीकरण 4 में। अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा, गामा की जगह गामा। देखिए अब कैसे इसके मान रखेंगे आप। अल्फा बीटा व गामा के मान समीकरण 4 में। ठीक, यानी कि समीकरण 4 में इस वाले समीकरण हम क्या करेंगे? अल्फा बीटा और गामा के मान रख दें। अब बेटा देखिए, अल्फा ये अल्फा है और अल्फा का मान क्या है? ए एम अपान माइनस यू। ए एम अपान क्या है? माइनस यू, प्लस गामा का मान क्या है? प्लस का चिन्ह रहेगा और गामा का मान क्या है बेटा? ए एम अपान आर, इसको अंदर ले लिया। ठीक, इज इक्वल टू बराबर में आपके एन। अब बेटा बीटा का मान क्या है आपका? ए एम अपान माइनस बी।
ए एम अपान माइनस बी। उसके बाद क्या है बेटा, गामा, और गामा का मान ये है आपका प्लस में ए एम अपान आर। ठीक, यानी अल्फा की जगह अल्फा का मान, गामा की जगह गामा, बीटा की जगह बीटा, गामा की जगह गामा मान रख दिए। अब देखिए बेटा, ए एम दोनों में है, ए एम दोनों में, इनको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और इनको कट कर देंगे। तो अंदर बेटा क्या रहेगा, माइनस के 1 अपान यू प्लस के 1 अपान आर। ए एम बाहर आ गया, इजिकल टू एन को अंदर मल्टीपल कर देंगे और ए एम को बाहर निकाल लेंगे। ए एम को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या कर दिया, एन की पावर एन अपान माइनस बी प्लस एन अपान आर। ठीक, ये आपस में बेटा एक दूसरे से क्या हो गए, कट हो गए। अब आपका क्या बेटा बचा यहां पे, अब यहां पे बच गया 1 अपान माइनस का u प्लस का 1 अपान r इजिकल टू एन अपान माइनस का b प्लस एन अपान r। ठीक है, अब देखो क्या करना आपको, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। ये जब इधर आएगा एन अपान बी तो प्लस में आएगा एन अपान बी और माइनस का 1 अपान यू। ठीक, इसको बेटा इधर ले जाएंगे माइनस में, ये बराबर, ये तो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा एन अपान आर, ये इधर जाएगा तो काय में जाएगा, माइनस में। अब बेटा देखो, ये आपको मालूम है कि जब किसी भी भिन्न में हर समान होते हैं तो अंश को ऊपर ही जोड़ लेते हैं, ऊपर ही क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ये आपका ऐसा ही रहेगा एन अपान बी माइनस के 1 अपान यू इजिकल टू ये हो जाएगा एन माइनस 1 अपान आर। और यही बेटा क्या करना था आपको, इसमें सिद्ध करना था, यही क्या करना था, सिद्ध करना। अभी बेटा इसमें माध्यम रह गए हैं, माध्यम बताने से पहले एक बार इसको आपको और समझा दें कि ये आपका एक उत्तल पृष्ठ हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष से के बिंदु यानी मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से एक अभिलंब पृष्ठ पर लेते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष की दूसरी तरफ से एक वस्तु ओ रखी है, इस वस्तु ओ से एक प्रकाश की किरण पृष्ठ पर टकराती है और टकराने के पश्चात अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी झुकी हुई प्रकाश किरण को हम बैक में ले आते हैं, जिस बिंदु आई पर मिलती है यहीं पर इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। जिधर प्रकाश की किरण झुकती है उधर अपवर्तन कोण आर, जिधर से आपतित होती है उधर से पूरा आपतन कोण आई। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण ये इतना कोण क्या हो जाएगा, आर। यहाँ पर बहिष्ठ कोण का काम आई और आर करेंगे, जबकि अंतः कोणों का मान अल्फा बीटा गामा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिभुज ओ ए सी लेते हैं। ओ ए सी में आई आपका जो है बेटा वो क्या है, बहिष्ठ कोण का काम करती है, और यानी कि बहिष्ठ कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। दूसरा त्रिभुज लेते हैं आई ए सी। आई ए सी में आर जो है आपका अपवर्तन कोण आर, ये क्या करता है, बहिष्ठ कोण का काम करता है, तो आर बराबर बीटा प्लस गामा, यानी दो अंतः कोणों के योग के बराबर हो गया। स्नेल का नियम लगाते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा आपका एन। साइन आई और साइन आर का मान बहुत ज्यादा छोटा यानी कम होने के कारण साइन आई की जगह आई लेते हैं, साइन आर की जगह आर लेते हैं। आई अपान आर इजिकल टू एन, यानी कि साइन से साइन हट जाएगा, बचा क्या, आई के अपान आर इजिकल टू एन। मल्टीपल कर दिया इनका, क्रॉस मल्टीपल। ये अल्फा बीटा गामा के आई और आर के जो मान है वो आपने निकाल लिए समीकरण 1 व 2 में, वो यहाँ पर रख देते हैं। अल्फा बीटा के मान यहाँ से निकाले, अल्फा चाप बटे त्रिज्या, बीटा चाप बटे त्रिज्या, गामा चाप बटे त्रिज्या। ठीक, अल्फा बीटा के मान निकाल के हम कहां रख देते, समीकरण 4 में मान रख दिए। ए एम बेटा इसमें भी कॉमन है, ए एम यहाँ पे भी कॉमन है, ए एम से ए एम कट जाता है, बचता क्या आपका, ये यहां से इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आए, ये आपका क्या हो गया सूत्र। अब बेटा देखिए, यदि माध्यम क्या हो, पहले और दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक क्या हो आपके n1 व n2 हो,
यदि पहले व दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक n1 व n2 हों, ठीक। यदि पहले और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, n1 व n2 हो, तब n की जगह आप क्या रखेंगे, n2 अपान n1, यानी जहां पर भी n होगा वहां n की जगह आप क्या करेंगे, आप n2 अपान n1। इसको आपने बना दिया समीकरण 5। अब समीकरण 5 में जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां पर n की जगह क्या रख दोगे आप, n2 अपान n1, ठीक है। देखो बेटा कैसे रख दीजिए, n2 अपान n1 माइनस का 1 n2 अपान n1 अपान b, और बेटा माइनस का 1 अपान u इज इक्वल टू, यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे भी, हाँ ठीक। यहाँ पर आप बेटा क्या रखेंगे, n2 अपान n1 माइनस का 1 अपान r, ठीक। इसको जरा दिखा दें आपको, क्या है, n2 अपान n1 माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए, n1 एलसीएम आएगा, n1 n1 कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, n2, 1 का भाग n1 बार जाएगा, n1 ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा होगा n2 माइनस n1 अपान क्या हो जाएगा, n1। यहां से n1 बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे n2 अपान n1 b माइनस 1 अपान u इजकल टू, यहां पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये n2 माइनस n1 अपान, ये n1 बेटा जो है, ये n1 कहाँ आ जाएगा, नीचे n1 r हो गया, ठीक है। अब बेटा क्या करेंगे कि इस वाले में दोनों पक्षों में क्या करेंगे, n1 का गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में n1 से गुणा, ठीक है। जब इसमें आप n1 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो इधर देखिए बेटा, n1 इंटू n2 अपान n1 b माइनस n1 अपान u, इसमें भी n1 से गुणा होगा, इज इक्वल टू, इसमें आ जाइए n1 n2 माइनस n1 अपान n1 r, ठीक। यहां पे भी n1 से गुणा हो गया, ये ऐसा n1 से n1 कट गया, n1 से n1 आपका कट हो गया, बचा क्या आपका n2 अपान b माइनस n1 अपान u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपान r। और यही बेटा आपका उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है, ठीक है। क्या किया, समीकरण 5 में माध्यम जब आपके पहला और दूसरा माध्यम n1 क्या हो, n2 हो, तो यदि पहले बाप दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक n1 व n2 हो तो n की जगह क्या रख देंगे आप, n2 अपान n1। इसी समीकरण में जहां आपको n1 n दिख रहा है वहां पे n2 अपान n1, n2 अपान n1 b माइनस 1 अपान u इक्वल टू n2 अपान n1 माइनस 1 अपान r। इसका बेटा यहां पर आपको हमने दिखाया, इसका एलसीएम लिया इधर, तो क्या हो गया, n2 माइनस n1 अपान n1, ठीक। n1 नीचे आ जाएगा, दोनों ओर n1 से गुणा कर देंगे,
गुणा करने के बाद n1 से n1, n1 से n1 कट हो गया, जो आपका बच्चा यही क्या हो गया, अपवर्तन का नियम। जिंदगी यूं नहीं करती है जैसे आप सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि हम आराम करने से आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा या आराम करने से आपका जीवन चलता रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आपको बेटा मालूम है कि बिना मेहनत के जिंदगी में हासिल कुछ नहीं होता है। और आपको ये भी अच्छी तरह से जानते हैं आप कि ऐसे आप आराम से जिंदगी चाहते हो हमारी चलती रहे, ऐसा भी बेटा संभव नहीं है। क्योंकि जिंदगी हर कदम पर कई इम्तहान लेती है और हर इम्तहान में बेटा आपकी मेहनत पर डिपेंड होता है कि आपने जैसी मेहनत की होगी वैसे ही आप इम्तहान को अपने पास करेंगे, या तो सफल होंगे या असफल होंगे। और जिंदगी में सीखना तो बेटा हर चीज से चाहिए, चाहे आपको असफलता हासिल हो या सफलता, सीखने को तो आपको हर चीज से मिलता है। क्योंकि आपको मालूम है कि जिंदगी बेटा ऐसे यदि आपको चल जाए तो संभव है आप हर व्यक्ति ऐसे ही जी ले। सबको मालूम है कि बिना कमाने से या बिना मेहनत करने से जीवन चलता रहेगा, तो किसी को कोई मेहनत भी ना करना पड़े, ना पढ़ाई करना पड़े, आराम से घर बैठिए जीवन चलता रहेगा। और आप जानते हैं कि कामयाबी, हाँ, कामयाबी हाथों के पसीने से नहीं, सॉरी, आपको बेटा मालूम है कि कामयाबी हाथों की लकीरों से नहीं, माथे के पसीने से मिलती है। आप जिनके हाथ नहीं होते हैं वो भी कामयाब होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके हाथों में ही आपकी कामयाबी हो। बिना मेहनत के बेटा कोई भी चीज हासिल नहीं होती है। आप यदि यह सोचते हो कि हम बिना मेहनत के जीवन को व्यतीत कर लेंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि आप मेहनत ना करें और आपको फल मिलता रहे। मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए, अपना फल की चिंता समय पर छोड़ दीजिए। जैसी आपकी मेहनत होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा उसका।